वार्म वेलकम टू एवरीवन। तो होपफुली आप लोग अपनी पढ़ाई कंप्लीट कर रहे होंगे घर बैठे बैठे। और रही बात केमिस्ट्री की, तो हम ऑलरेडी 3 चैप्टर्स कंप्लीट कर चुके हैं। सो कार्बन एडेड्स कंपाउंड्स का अगर आपको याद होगा तो मैंने स्टार्टिंग के 2 लेक्चर्स तो दिए हुए हैं। तो खैर वो छोड़ देते हैं साइड पे, तो हम फिर से स्टार्ट कर लेते हैं, नए से स्टार्ट कर लेंगे। कार्बन एडेड्स कंपाउंड्स हम कम्प्लीटली फ्रेश स्टार्ट कर लेते हैं। ठीक है। तो ये मेरा ईमेल आईडी है। ठीक है। खैर आपके पास व्हाट्सएप भी है, यू कैन ऑल्सो कॉन्टैक्ट मी ऑन व्हाट्सएप अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम होगी। ठीक है, आप व्हाट्सएप पे भी मुझे मैसेज कर सकते हो। अच्छा, इंट्रोडक्शन देख लेते हैं इसका। ठीक है। अब आपको पता है, देखो कार्बन एटम जो है, कार्बन एटम हर एक ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल में पाया जाता है। ठीक है, हर कोई जो भी ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल होगा उसमें कार्बन जो है ना, कार्बन उसका बेस होता है। ठीक है। देयर आर ऑल्सो अदर ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स, लेकिन जो मेन ओरिजिन होता है ऑर्गेनिक्स का, दैट इज फ्रॉम कार्बन। तो अगर कार्बन नहीं होता तो लाइफ वुडंट हैव बीन पॉसिबल। तो लाइफ पॉसिबल ही नहीं हो पाती, लाइफ पॉसिबल नहीं थी। फिर कार्बन के बगैर लाइफ पॉसिबल हो ही नहीं सकती थी। ठीक है। तो कार्बन के बारे में जान लेते हैं। कार्बन एक नॉन मेटल है। इन द फर्स्ट प्लेस आपको सिर्फ पता है, ये तो पता ही है। ठीक है, कार्बन एक नॉन मेटल है। ठीक है। इसका जो आपका एटॉमिक नंबर आता है दैट इज 6, है ना। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अगर आप देखोगे दैट इज 2 4, के शेल में और एल शेल में 2 4। ठीक है, यही है। ठीक है, एटॉमिक नंबर आपका 6 आ जाता है। एटॉमिक मास इसका 12 है। अगर आपने देखा होगा, पढ़ा मत होगा, एएमयू एटॉमिक मास यूनिट। एटॉमिक मास यूनिट में हम कार्बन 12 को रखते हैं एज बेस या स्टैंडर्ड, इसको मान लेते हैं। ठीक है, इसको हम स्टैंडर्ड मान लेते हैं। ठीक है। तो एएमयू जो एटॉमिक मास यूनिट होता है वो कार्बन के बेसिस पे फिक्स किया जाता है। ये खैर हम आगे पढ़ेंगे। तो फिलहाल आप इतना याद रखोगे, जो एएमयू एटॉमिक मास यूनिट होता है उसका जो बेस या स्टैंडर्ड जिस हिसाब से वो फिक्स किया जाता है दैट इज ऑन बेसिस ऑफ कार्बन 12। ठीक है, स्पेसिफिकली कार्बन 12। नेक्स्ट देख लोगे आप, वैलेंसीज की 4 है। नेचुरली वैलेंसी क्या होता है, लास्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे। इसके लास्ट शेल में आपके 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं। ठीक है, सो देयरफॉर इट इज कॉल्ड एज टेट्रावेलेंट। टेट्रावेलेंट आपको अगर आपको याद होगा, मैंने पहले भी बताया था, अगर 3 होती है वैलेंसी तब आप उसको ट्राइवेलेंट बोलते हो। ठीक है, यू कॉल इट एज ट्राइवेलेंट। अगर 2 होगी तो आप उसको डाइवेलेंट बोलोगे। ठीक है, डाइवेलेंट। और अगर 1 होगी तो आप उसको मोनोवेलेंट बोलोगे। ये पढ़ाया हुआ है, देख लेना, नोट्स में होगा आपके पास। अब यहाँ पे 4, क्योंकि वैलेंसी आपकी 4 है, देयरफॉर इसको आप बोलोगे टेट्रावेलेंट। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं। इसका टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर क्या होता है, विल डिस्कस इन द नेक्स्ट स्लाइड। ठीक है, फिलहाल आप याद रखो कि इसका जो स्ट्रक्चर होता है दैट इज टेट्राहेड्रल। फॉर्म्स कोवेलेंट बॉन्ड्स। अब आपको जो फॉर्म कर रहा है ये कोवेलेंट बॉन्ड्स फॉर्म कर रहा है। कोवेलेंट बॉन्ड्स अगर आपको पता होगा, द बॉन्ड विच इज फॉर्म ड्यू टू शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, the bond which is formed due to sharing of electron। मेटल नॉन मेटल्स में हमने पढ़ा है वहां पे भी है। तो खैर कोवेलेंट बॉन्ड्स जो होते हैं वो शेयरिंग की वजह से होते हैं। अगर एक्सचेंज ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो रहा होगा तो आपका आयोनिक बॉन्ड होगा। आयोनिक व्हेन, जब आपका जो है वो कंप्लीट एक्सचेंज हो रहा होगा, इफ अ कंप्लीट एक्सचेंज इज आकरिंग, तब जाके आपका क्या होगा, दैट इज आयोनिक बॉन्ड। लेकिन अगर शेयरिंग हो रही होगी, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स टेक्स प्लेस, तब आपके जाके क्या होता है, कोवेलेंट बॉन्ड आ जाता है। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं। प्रॉपर्टी कैटेनेशन। हाँ, कैटेनेशन प्रॉपर्टी में क्या होता है, इसकी जो प्रॉपर्टी है कार्बन की, दैट इट लीड्स टू फॉर्मेशन ऑफ लॉन्ग चेन्स। इस तरीके से अगर आपने किसी कार्बन एलिमेंट का ये देखा होगा, स्ट्रक्चर देखा होगा कार्बन ऑर्गेनिक कंपाउंड का, कुछ इस तरीके का होता है। सो लॉन्ग चेन्स बना लेता है कार्बन, यहाँ से भी कंटिन्यू होती है, यहाँ से भी कंटिन्यू होती है, सो इट कंटिन्यूज ऑन, ये बहुत लंबी चेन्स बनाता है। इस चेन फॉर्मिंग प्रॉपर्टी को आप बोलते हो कैटेनेशन। ठीक है, so the property of formation of long chains of molecules by the carbon atom is called as catenation। इसी प्रॉपर्टी को आप कैटेनेशन बोलोगे। ठीक है, आई थिंक दिस मच इज क्लियर। नेक्स्ट देख लेते हैं स्ट्रक्चर। जैसा मैंने बताया था, टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर को हमें यहाँ पे डिस्कस करना है। अगर आप यहाँ पे टेट्राहेड्रल देखोगे, टेट्राहेड्रल में क्या होता है, एक आपका कार्बन एटम इन द सेंटर है। ठीक है, और आपका
एक एटम जो होता है यहाँ पे बना लेता है क्या, मान लेते हैं हाइड्रोजन इसके साथ जुड़ा हुआ है, ठीक है, यहाँ पे एक और हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है, यहाँ पे हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है, ठीक है, और यहाँ पे एक एक्स्ट्रा हाइड्रोजन इधर पे आ जाता है, ठीक है, ये आपकी तरफ फेस कर रहा है, ठीक है, दीज आर इन द प्लेन ऑफ पेपर या प्लेन ऑफ द स्लाइड, ठीक है, और ये जो है ये बाहर है, आपकी तरफ है बाहर, ठीक है, आपकी तरफ फेस कर रहा है। तो हर एक एंगल जो इसके बीच में है, ठीक है, हर एक बॉन्ड के बीच में जो एंगल है, ठीक है, हर एक बॉन्ड के बीच में जो एंगल है दैट इज 109.5 डिग्रीज, जैसा लिखा है नीचे। अब कहीं बुक्स में लिखा होगा 109 डिग्रीज 28 मिनट्स, तो कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है, इस तरीके से भी लिखा होगा, कंफ्यूज नहीं होना है, ये दोनों सेम है, ठीक है। आप इतना याद रख सकते हो कि एक डिग्री जो होता है दैट इज इक्वल टू 60 मिनट्स, एक डिग्री जो होता है वो 60 मिनट्स के बराबर होता है, तो 30 मिनट्स जो हो जाएगा दैट इज इक्वल टू 0.5 डिग्रीज हो जाएगा। मैथ तो आता है ना, मैथ कर लो इधर, ठीक है। तो वही यहाँ पे हो रहा है, अब 28 अप्रोक्सीमेटली 30 के बराबर ही ले लेते हैं, दैट इज वाई यहाँ पे स्लाइड में भी लिखा है कि 109.5 डिग्रीज, ठीक है। टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर, हाँ, अब अगर आप यहाँ पे बोलोगे कि टेट्राहेड्रल एक्चुअली बन क्या रहा है, जो कार्बन के पास देख ले, सबसे पहले आप देख लोगे कि कार्बन के पास क्या है, 4 इलेक्ट्रॉन्स। अब वो 4 इलेक्ट्रॉन्स बॉन्ड बनाएगा ना, ये जो बॉन्ड है यहाँ पे क्या शेयर हो रहा है, इलेक्ट्रॉन शेयर हो रहा है इसके साथ, ये जो कार्बन आटम है ये अपना एक इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन के साथ शेयर कर रहा है, ये एक और इलेक्ट्रॉन इस हाइड्रोजन के साथ शेयर कर रहा है, ठीक है, एक और इसके साथ भी शेयर कर रहा है, एक और इसके साथ भी शेयर कर रहा है, सबके साथ एक एक बॉन्ड बना रहा है। अब जो ये वाले एटम्स हैं ये इंक्लाइंड है एक दूसरे के, ये किस एंगल पे इंक्लाइंड है एक दूसरे को, वही वाला जो मैंने पहले बताया, दैट इज 109 डिग्री एंड 28 मिनट्स, ठीक है, या 109.5 डिग्री, ठीक है। अब आपका जो टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर बन जाता है वो इस तरीके का बन जाता है, ठीक है, इसको हम मान लेते हैं एक पिरामिड शेप जैसी बन जाती है, ठीक है, ट्रायंगुलर पिरामिड, इसका जो बेस होता है दैट इज ट्रायंगुलर, ठीक है, फिर उसके ऊपर से ये इस तरीके से चढ़ता है, ठीक है, इस तरीके का ये पिरामिड स्ट्रक्चर बन जाता है। अगर आप देखोगे कंप्लीट 3D स्ट्रक्चर कैसे बनता है वो आपको इस जिफ से पता चल जाएगा, ठीक है। देखो हर एक ट्राइंगल है, ठीक है, ये एक दूसरे के ऊपर लैप्स कर रहे हैं, ठीक है, फिर ऊपर से एक और लेयर आ रही है और एक कंप्लीट जो है एक कंप्लीट 3D फिगर बन रहा है, ठीक है। तो एक दूसरे के ऊपर स्टैकिंग से एंड बाय ज्वाइनिंग टुगेदर दे लीड टू फॉर्मेशन ऑफ अ कंप्लीट 3D स्ट्रक्चर, तो जो भी आप ऑर्गेनिक्स देखते हो वो इसी तरीके से बन जाते हैं, जब ये एक दूसरे के ऊपर ये जो स्ट्रक्चर्स हैं ये स्टैक होने लगते हैं, ठीक है, तो इसी तरीके से आपका एक 3D स्ट्रक्चर बन जाता है। आई होप दिस मच इज क्लियर। नेक्स्ट आगे चलते हैं। नेक्स्ट अब ये देख लेते हैं कि कार्बन जो है कोवलेंट बॉन्ड्स फॉर्म तो कर रहा है, बट इसको क्या जरूरत पड़ गई कि ये कोवलेंट बॉन्ड्स फॉर्म करे। पहला जो आप देखोगे, पहली चीज जो है, जो इलेक्ट्रॉन्स आप ये 4 इलेक्ट्रॉन्स गेन नहीं कर सकता है, ठीक है। अगर आप इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखोगे दैट इज 2 and 4 यहाँ पे है, ठीक है, और यहाँ पे इसको चार जो है 4 इलेक्ट्रॉन्स और लेके आने हैं, ठीक है। तो 4 इलेक्ट्रॉन्स लाते लाते इसकी इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शंस होने लगेंगी, ठीक है, ये 4 जो है ये इसको रिपल्शन क्रिएट करेंगे इसके लिए, ठीक है। आपको उस वो रिपल्शन ओवरकम करने के लिए काफी ज्यादा एनर्जी चाहिए, ठीक है, और वो एनर्जी लाते लाते द एटम बिकम्स हाईली अनस्टेबल, तो वो टूट जाएगा, या वो ये जो 4 इलेक्ट्रॉन्स है ये इसमें ऐड नहीं हो पाएंगे, तो आपका बॉन्ड कंप्लीट नहीं हो जाएगा, ठीक है। सो इट कैन नॉट गेन 4 इलेक्ट्रॉन्स। ऐसी बात है 4 इलेक्ट्रॉन्स लूज करने की, 4 इलेक्ट्रॉन्स लूज करने से इसका जो सेंट्रल एटम, जो आपका जो न्यूक्लियस है एटम का, वो इतना प्रेशर क्रिएट कर लेता है, वो निकलने के लिए काफी नहीं होता है, ठीक है। इस वाले जो एटम है, जो एटम का न्यूक्लियस है, वो जो आपकी एनर्जी क्रिएट करता है, जो आपको बॉन्डिंग करता है किधर की तरफ, सेंटर की तरफ, जो उसको अट्रैक्शन होती है 4 इलेक्ट्रॉन्स को, इस एनर्जी को ओवरकम करने के लिए काफी ज्यादा एनर्जी चाहिए होती है, ठीक है, इस अट्रैक्शन को ओवरकम करने के लिए, तो वो भी पॉसिबल नहीं है। इस वजह से ना ये 4 इलेक्ट्रॉन्स गेन कर सकता है, ना ये 4 इलेक्ट्रॉन्स लूज कर सकता है,
ठीक है, आई होप दिस इज क्लियर। नेक्स्ट देख लेते हैं। अभी आप डिफरेंसेस बिटवीन देखोगे आयोनिक बॉन्ड एंड कोवलेंट बॉन्ड के बारे में, ठीक है। आयोनिक बॉन्ड में हम डिस्कस कर चुके हैं मेटल्स में, ठीक है, वी हैव डिस्कस्ड इट इन मेटल्स। मैंने अलग से आपको प्रॉपर्टीज दिखाई हैं अच्छे से उसमें, अगर याद होगा तो अच्छी बात है, नहीं याद होगा तो फिर से नोट्स जाके देख लें एक बार, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे आयोनिक बॉन्ड्स मैंने पहले ही बताया, पहली स्लाइड में बताया था मैंने, आयोनिक बॉन्ड्स कब बनते हैं, दे आर फॉर्म्ड ड्यू टू एक्सचेंज ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, है ना, एक्सचेंज ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो पहला पॉइंट यही है, इट इज फॉर्म ड्यू टू द ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स या एक्सचेंज ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है, एक एक दे रहा है दूसरा ले रहा है। और जो कोवलेंट बॉन्ड्स है, हाँ आप एक्सचेंज एग्जैक्ट वर्ड यूज नहीं करोगे, यू विल यूज ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, क्योंकि एक जगह से जा रहे हैं दूसरी जगह पहुंच रहे हैं वो, ठीक है। तो कोवलेंट बॉन्ड जो है, कोवलेंट बॉन्ड इज फॉर्म ड्यू टू शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, द इंपॉर्टेंट वर्ड हियर इज शेयरिंग, ठीक है। तो ये जितना शेयर होगा उतना ज्यादा आपके कोवलेंट बॉन्ड्स बनेंगे, ठीक है। अब जो आयोनिक बॉन्ड्स होते हैं, दे आर मोस्टली, जो भी आपके आयोनिक कंपाउंड्स बनते हैं ड्यू टू दी आयोनिक बॉन्ड, वो आपके मोस्टली सॉलिड्स होते हैं। बेस्ट एग्जांपल आप अगर देखोगे NaCl, ठीक है, सोडियम क्लोराइड आयोनिक बॉन्ड है, ठीक है। तो नमक तो आपको सॉलिड स्टेट में ही होता है, ठीक है। अब जो कोवलेंट बॉन्ड्स होते हैं वो तीनों स्टेट्स में, यानी सॉलिड्स, लिक्विड्स एंड गैसेस, तीनों स्टेट्स में हो सकते हैं, ठीक है। अभी आप देखो यहाँ पे स्ट्रॉन्ग फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन है आयोनिक बॉन्ड में, इसका मतलब ज्यादा एनर्जी लगेगी उन जो बॉन्ड्स तोड़ने में ज्यादा एनर्जी लगेगी, ठीक है। अगर ये दो इसके पार्टिकल्स हैं, पार्टिकल्स A और B, इनमें काफी ज्यादा अट्रैक्टिव फोर्स है आपस में, ठीक है, इनमें बहुत ज्यादा अट्रैक्टिव फोर्स है। आपको ये अट्रैक्टिव फोर्स तोड़ना है, तब जाके आपका जो सॉलिड स्टेट से लिक्विड स्टेट में चला जाएगा, जो कुछ हद तक दूर रहेंगे, ठीक है। फिर अगर आपको लिक्विड स्टेट से फिर से गैसियस स्टेट में देना है, तो आपको और इनके बीच में इंटरेक्शन जो है वो तोड़नी है। उसके लिए आपको फिर से एनर्जी, हीट एनर्जी दोगे आप, है ना, एनर्जी तो देनी है इन द फॉर्म ऑफ हीट, ठीक है। आप उसको हीट फॉर्म में एनर्जी दे रहे हो, इसको भी आप हीट फॉर्म में एनर्जी दे रहे हो, ठीक है। तो दैट गेट्स कन्वर्टेड इनटू गैसियस स्टेट, ठीक है। तो जितनी ज्यादा आपको हीट एनर्जी देनी पड़ेगी, तो उतना ही ज्यादा आपका हाई मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट्स हो जाएंगे, है ना। तो वही तो यहाँ पे हो रहा है। आयनिक बॉन्ड्स में नेचुरली इनका जो स्ट्रेंथ होती है बॉन्ड की, वो बहुत ज्यादा हाई होती है। सो देयरफॉर इनका जो मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट होता है वो काफी ज्यादा हाई हो जाता है। इन केस ऑफ कोवलेंट बॉन्ड्स, इनका जो बॉन्ड स्ट्रेंथ होती है वो आयोनिक से तो कम होती है, काफी हद तक कम होती है। तो नेचुरली इनका जो लो मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट्स हो जाएंगे इनके, ठीक है। हाँ जी। अच्छा, रही बात यहाँ पे अगर पोलर सॉल्वेंट्स की बात करेंगे, टॉकिंग अबाउट पोलर सॉल्वेंट्स, जस्ट अ सेकेंड, ठीक है, यहाँ पे देख लो आप आराम से। हाँ जी, पोलर सॉल्वेंट्स क्या होते हैं, मान लेते हैं आपने कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन बना लिया, ठीक है, इसको आपने पानी में डिसॉल्व कर लिया है, इसको आपने पानी में डिसॉल्व कर लिया, तो आपके क्या बन जाएंगे, कॉपर 2 पॉजिटिव और प्लस सल्फेट 2 नेगेटिव, है ना, सल्फेट 2 नेगेटिव बन जाएगा, सल्फेट 2 नेगेटिव बन जाएगा। तो जो आपका ये किस में होंगे, ये एक्वस सोल्यूशन में है दोनों, है ना, एक्वस स्टेट में है दोनों, तो ये पोलर सॉल्वेंट बन जाएगा। क्यों? क्योंकि इसमें एक अलग से पॉजिटिव साइड है, एक अलग से नेगेटिव साइड है। तो कोई ऐसा लिक्विड जिसमें पॉजिटिव और नेगेटिव साइड्स नहीं होगी, उसको आप बोलोगे नॉन पोलर, और जिसमें एग्जिस्ट होंगे उसको आप बोलोगे पोलर, ठीक है। वाटर भी पोलर है, आई एम रिमाइंडिंग यू दैट वाटर इज ऑल्सो पोलर। इसको टेंडेंसी होती है इस तरीके की, ये टेंडेंसी होती है वाटर मॉलिक्यूल्स की, ठीक है। आपका H पॉजिटिव, ये पॉजिटिव वाला साइड आ गया, ये आपका नेगेटिव वाला साइड आ गया, दिस इज योर पॉजिटिव साइड एंड दिस इज नेगेटिव, सो इट बिकम्स अ पोलर सॉल्वेंट। तो आयोनिक बॉन्ड्स जो होते हैं वो पोलर सॉल्वेंट्स में डिसॉल्व हो जाते हैं, ठीक है, दे कंप्लीटली डिसॉल्व, जैसे नमक तो पानी में डिसॉल्व हो जाता है ना। तो इसी तरीके से नॉन पोलर सॉल्वेंट्स जो होते हैं बेंजीन और CCl4, ठीक है, कार्बन टेट्राक्लोराइड होता है ये, ठीक है। तो बेंजीन और CCl4 में ये डिसॉल्व हो जाते हैं, कौन से वाले कंपाउंड्स, कोवलेंट कंपाउंड्स, वो नॉन पोलर सॉल्वेंट्स में डिसॉल्व हो जाते हैं, ठीक है। अभी देखो इसमें तो पॉजिटिव नेगेटिव साइड्स है एंड दे विल आल्सो शो फ्री प्रेजेंस ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स, तो देयरफॉर जो आयनिक बॉन्ड्स की जो इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी होती है वो हाई में होती है, ठीक है, या हाई स्टेट में होती है। सिमिलर अब जो यहाँ से अगर ऑन द कॉन्ट्ररी आप देखोगे कोवलेंट बॉन्ड्स को, कोवलेंट बॉन्ड की जो इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी होती है वो
उतनी अच्छी नहीं होती है एज कम्पेयर टू, किसी किसी में एक्सेप्शंस होती है, बिकॉज इसमें भी एक्सेप्शंस है, जैसे डायमंड की ही बात कर लो आप, ठीक है, तो एक्सेप्शंस तो है ऑलरेडी, तो लेकिन काफ़ी हद तक इनकी जो इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी है एज कम्पेयर टू मेटल्स या आयोनिक बॉन्ड्स जो होती है वो बहुत कम होती है एज कम्पेयर टू दैट, ठीक है। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट स्लाइड। एलोट्रोपी, एलोट्रोपी फिनोमेना में क्या होता है कि एक ही टाइप का कंपाउंड जो है वो एग्जिस्ट कर रहा है डिफरेंट फिजिकल स्टेट्स में, डिफरेंट फिजिकल स्टेट्स, एंड हैज सेम केमिकल प्रॉपर्टीज। केमिकल प्रॉपर्टीज तो सेम है, लेकिन फिजिकल स्टेट्स जो है वो डिफरेंट है। अगर आप प्रॉपर डेफिनेशन ढूंढ रहे हो तो ये है, आपकी प्रॉपर डेफिनेशन हो जाएगी, ठीक है। आप इसको पढ़ लें एक बार, ठीक है। फिनोमेना इन विच एन एलिमेंट इज एबल टू एग्जिस्ट इन टू और मोर फॉर्म्स हैविंग डिफरेंट फिजिकल, अभी मैंने बताया डिफरेंट फिजिकल होंगे, है ना, डिफरेंट फिजिकल प्रॉपर्टीज बट सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टीज, है ना। तो नेक्स्ट आप देखोगे इसमें वेरियस फॉर्म्स। हाँ, अब आपका जो डिफरेंट फॉर्म्स आप देखोगे ना, जो भी डिफरेंट फॉर्म्स होते हैं, मान लेते हैं कोई एलिमेंट ए है, ये दो फॉर्म्स में एग्जिस्ट करता है, ठीक है, मान लेते हैं बी एंड सी। तो इन दो फॉर्म्स को आप बोलोगे, इसको आप बोलोगे एलोट्रोप्स, ठीक है, इनको आप बोलोगे दीज आर एलोट्रोप्स ऑफ ए, होंगे ना, ये एलोट्रोप्स हो जाएंगे ए के, ठीक है। इसकी बेस्ट एग्जांपल आप कार्बन देख सकते हो, कार्बन के जो एलोट्रोप्स होते हैं, इट इज डायमंड, इट इज ग्रेफाइट एंड इट इज फ्लोरीन्स, ठीक है, बकमिलिस्ट ऑफ फ्लोरीन्स टू बी मोर प्रिसाइज। इनको हमें अलग से सबको डिटेल में डिस्कस करना है, वो भी देख लेंगे, आगे चलते हैं, ठीक है। डायमंड की बात देख लेते हैं, ठीक है, अगर डायमंड तो देखा ही होगा, नहीं देखा है तो ये आपके सामने है, प्रेजेंटिंग है डायमंड। चले, अच्छा, पहला आपका सीधी सी बात है, पहला यही है कि ये कलरलेस होता है, ठीक है, ये आप देख रहे हो, ये सिंपल, ये फिजिकल प्रॉपर्टीज है, ये ट्रांसपेरेंट होता है, एक्सट्रीमली हार्ड सब्सटेंस, डायमंड ही सिर्फ डायमंड को कट कर सकता है। इनफैक्ट डायमंड्स आर आल्सो यूज्ड इन ड्रिलिंग, ठीक है, ड्रिलिंग्स में भी आजकल यूज होते हैं डायमंड्स, तो काफी हद तक ड्रिलिंग में भी ना, डिगिंग्स में, ड्रिलिंग्स में भी काफी ज्यादा काम आता है इसका। हाई रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ठीक है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है, रेशियो ऑफ स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम टू स्पीड ऑफ लाइट इन अनदर मीडियम, कोई भी मीडियम आप ले लो, ठीक है, इन दो का आप रेशियो निकालो, दैट बिकम्स योर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स काफी हाई होता है, ठीक है, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है एज कम्पेयर टू अदर सब्सटेंसेस बहुत ज्यादा हाई होता है। ट्रांसपेरेंट तो पता ही होगा, है ना, ट्रांसपेरेंट क्या होता है, इसके आर पार आप देख सकते हो, ठीक है, या इसमें से लाइट इजीली पास हो सकती है। दो देखो, तीन चीजें होती हैं, मस्ट रिमेंबर, एक होता है ट्रांसपेरेंट, ठीक है, दूसरा होता है ट्रांसल्यूसेंट। हाँ, ट्रांसपेरेंट जिससे पूरे तरीके से आर पार दिख जाए, ट्रांसल्यूसेंट जिसमें हल्का सा इधर उधर नजर आ जाए, ठीक है, और दूसरा होता है ओपेक, ओपेक होता है जिसके आर पार बिल्कुल भी नजर ना आए, ठीक है। ये तीन चीजें, आपका पहला ट्रांसपेरेंट हो गया, ट्रांसल्यूसेंट हो गया और ओपेक आता है, ठीक है, ये तीन चीजें आप याद रख सकते हो, ठीक। नेक्स्ट देख लेते हैं, इसका क्या है, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी जो है वो काफी लो है, जैसा पहले डिस्कस किया था कि जो कार्बन कंपाउंड्स होते हैं या कोवलेंट कंपाउंड्स होते हैं, नेचुरली उनका लो होता है, ठीक है, लेकिन क्योंकि इनकी बॉन्ड स्ट्रेंथ जो होती है किसमें, डायमंड में काफी पैकिंग जो स्ट्रांग होती है, उसकी वजह से इसकी जो थर्मल कंडक्टिविटी है वो काफी हाई होती है, ठीक है, thermal conductivity as compared to it is very high, and because of its high bond strength इसका melting point जो है वो काफी high होता है, it is 1873 Kelvin। Kelvin scale पता है ना, डिग्री सेल्सियस स्केल होती है, केल्विन स्केल होती है, ठीक है, ये तो पता होगा, होप आपको पता होगा। फ़ारेनहाइट स्केल होती है, 3 में आप मेजर करते हो, ठीक है। नेक्स्ट देख लेते हैं, अभी आपका जो स्ट्रक्चर है, ठीक है, हाँ, ये आपका डायमंड का स्ट्रक्चर है, तो कंफ्यूज नहीं होना है, यहाँ पे कंफ्यूज होने की बात ही नहीं है। अगर आप गौर से देखोगे, ये टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर्स ही हैं, आपस में कनेक्टेड है, जरा ये देखो, देख लो, ये एक टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर है, ये दूसरा टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर होगा, ये आपका तीसरा टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर है। सो इट इज मेड अप ऑफ टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर्स ओवरलैपिंग, ठीक है, तो ये ओवरलैपिंग हो रहा है, ओवरलैपिंग टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर्स इसमें बन रहे हैं, ठीक है, गौर से देखोगे तो ये सारा टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर्स ही हैं, ठीक है। और अगर यहाँ से भी देखोगे, टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर्स जो हैं वो मिलके हेक्सागोनल रिंग्स भी बना रहे हैं,
ठीक है, इसमें काफी तरीके हैं देखने के, लेकिन मेजर पार्ट है आप उसको टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर ही देखोगे, है ना। अभी यहाँ पे टेट्राहेड्रॉन, टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर को या उस यूनिट को जो है, जैसे ये यूनिट है, इस टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर को आप टेट्राहेड्रॉन भी बोलते हो। ठीक है, दिस इज अ टेट्राहेड्रॉन। टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर बोलो या टेट्राहेड्रॉन बोलो, एक ही बात है। नेक्स्ट वही वाली चीज जो मैंने आपको वहां पर समझाया था, 109 डिग्री 28 मिनट्स का जो इनका क्या होता है, इनके बीच का एंगल होता है। ठीक है, और इसके बीच में इनने डिस्टेंस भी निकाली हुई है, इट इज 154 पिकोमीटर। खैर आपको इतना ज्यादा ये करने की जरूरत नहीं है, यू कैन लीव दिस पॉइंट इफ यू लाइक, बट ये आपको एटलीस्ट पता होना चाहिए 109 डिग्री 28 मिनट्स पे ये होता है, ये आपको याद होना चाहिए। नेक्स्ट चलते हैं, ग्राफाइट पे चलते हैं। ठीक है, ग्राफाइट पे आप देखोगे सबसे पहला कि ये ग्रेइश है। ठीक है, ग्रेइश खैर हमें कलर से इतना ज्यादा कोई मतलब नहीं है, लेकिन ये ओपेक है। ठीक है, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की तो बात ही नहीं है, क्योंकि लाइट तो पास ही नहीं हो रही है, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का कहाँ से आ जाएगा। ठीक है, सो इट इज ओपेक, इट इज ब्लैक एंड इट इज ओपेक इन नेचर, यानी लाइट इसके थ्रू पास नहीं होती है। लाइट डायमंड से, क्योंकि इसकी जो पैकिंग है, आप यहाँ पे देखोगे, अगर स्ट्रक्चर पिछला वाला डायमंड का फिर से देखोगे और इसको कंपेयर करोगे आप आपस में, ये देखो कि ये इतना डेंसली पैक नहीं है जितना डायमंड पैक था, इसीलिए इस डेंसिटी की कम होने की वजह से ये लाइटर होता है एज कंपेयर टू डायमंड। एंड इट इज अ वेरी गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। क्यों होता है गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, यहाँ पे देख लो एक बार। अगर आप यहाँ पे फोकस करोगे, यहाँ पे एक कार्बन एटम है, ये दूसरे के साथ अटैच्ड है, दूसरे कार्बन एटम के साथ है ना, इस तरीके से अटैच्ड है। ठीक है, इस तरीके से अटैच्ड है। हाँ, जो आप यहाँ पे मैं एक चीज भूल गया कहना, जो भी आप यहाँ पे पॉइंट्स देख रहे हो ना, ये आपने डायमंड में पॉइंट्स देखे थे, इसमें हाइड्रोजन एटम कहीं नहीं है, ये सारे कार्बन एटम्स है, हर एक पॉइंट एक एक कार्बन एटम है। ठीक है, ऑल ऑफ दीज पॉइंट्स आर कार्बन एटम्स। तो आप देखोगे एक कार्बन एटम जो है वो 3 के साथ अटैच्ड है। ठीक है, तो चौथा इलेक्ट्रॉन तो फ्री होगा ना, वो चौथा इलेक्ट्रॉन जो है वो कंडक्टेंस में हेल्प कर लेता है। ठीक है, जो चौथा इलेक्ट्रॉन आपका फ्री होगा वही हेल्प करेगा इन द इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी। ठीक है, और आपका एक हेक्सागोनल स्ट्रक्चर बन रहा है, ये देखो हर एक 3 के साथ अटैच्ड है, तो आपका एक हेक्सागोनल स्ट्रक्चर बन रहा है। हेक्सागोनल रिंग अगर आप देखना चाहोगे इस तरीके की होती है। ठीक है, हेक्सागोनल रिंग, हर एक पॉइंट पे, हर एक इंटरसेक्शन पे, हर एक पॉइंट पे जो है आपका एक एक कार्बन एटम होता है। ठीक है, तो 6 कार्बन एटम्स मिलके आपकी हेक्सागोनल रिंग बनाते हैं। ठीक है, हेक्सागन तो पता है ना, मींस 6, हेक्सागन मींस 6 साइडेड फिगर। ठीक है, आपका हेक्सागोनल स्ट्रक्चर बन जाता है, और ये मिलके आपस में क्या बना देते हैं, दे फॉर्म शीट्स। अभी देखो ये एक है ना, कुछ शीट टाइप स्ट्रक्चर बना लेते हैं। दिस इज योर शीट नंबर 1, दिस इज योर शीट नंबर 2 एंड दिस इज योर शीट नंबर 3। अभी देखो ये शीट्स जो है ये आपस में कनेक्टेड, ये जो छोटी छोटी लाइंस हैं, ये डॉटेड लाइंस जो बनाई गई हैं, दे रिप्रेजेंट वॉन डर वाल्स फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन, दे रिप्रेजेंट वॉन डर वाल्स फोर्सेस। ठीक है, ये वॉन डर वाल्स फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन की वजह से ये जो शीट्स हैं ये आपस में कनेक्टेड रहती हैं। ठीक है, लीडिंग टू अ फॉर्मेशन ऑफ 3D स्ट्रक्चर। एक पे एक ओवरलैप शीट होती जा रही है। ठीक है, एक पे एक शीट जो है वो ओवरलैप हो रही है और एक 3D स्ट्रक्चर फॉर्म हो रहा है। ठीक है, और इसके बीच में जो है आप देखो कि बीच में चैनल्स हैं, है ना, ये चैनल्स जैसे बन जाते हैं बीच में, इनके थ्रू इलेक्ट्रॉन्स फ्रीली मूव कर सकते हैं, तो देयरफॉर इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी इसलिए इसमें इंक्रीज भी हो जाती है। इट इज ऑल्सो ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ अ फ्री इलेक्ट्रॉन, जैसा डिस्कस किया था मैंने पहले, इससे पहले बताया, और इट इज ऑल्सो ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ सर्टन चैनल्स। दोनों की वजह से इसमें जो इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी होती है वो हाई हो जाती है। ठीक है, अभी मैंने बताया हेक्सागोनल जो है आपका एक 2D स्ट्रक्चर बना लेते हैं। शीट एक 2D स्ट्रक्चर होता है ना, शीट एक जो होता है दिस इज अ 2D स्ट्रक्चर, फिर आपस में ओवरलैप होके ये 3D स्ट्रक्चर बना लेते हैं। ठीक है, ये यही मैंने बताया, वॉन डर वाल्स फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन से ये होते हैं। अगर आपको यहाँ पे देखने में प्रॉब्लम हो रही है, I'll erase this portion for you। ठीक है, ये देख लो। ठीक है, तो आपका क्या हो रहा है यहाँ पे, वॉन डर वाल्स फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन की वजह से क्या होते हैं, ये आपस में शीट्स जो है वो जुड़ी हुई होती हैं। ठीक है,
ये जो मैंने पहले पॉइंट बताया, फोर्थ इलेक्ट्रॉन जो फ्री होता है उसकी वजह से आपकी इलेक्ट्रिकल कंडक्शन होती है ग्रेफाइट में। फाइन, नेक्स्ट स्लाइड देख लेते हैं। फ्लोरीन्स, ठीक है। फ्लोरीन्स में क्या होता है, ये यूजुअली कंपाउंड्स होते हैं जिसमें यूजुअली जो है कार्बन एटम्स वैरी करते हैं फ्रॉम 60 टू 350, और ये एक बिल्कुल एक बॉल की तरह स्ट्रक्चर होता है, एग्जैक्टली जस्ट लाइक अ फुटबॉल, एग्जैक्टली फुटबॉल की तरह होता है ये, ठीक है। आप देखोगे इसमें यूजुअली 60 टू 350 होते हैं कार्बन एटम्स, और इसके अलावा 360 से नीचे के भी जो है फ्लोरीन्स वो भी बनाए गए हैं, ठीक है। जो सबसे पहला आइडेंटिफाई हुआ था दैट वाज C60। तो यहाँ पे जो 60 नंबर होता है आप इसको ऐसे लिखोगे, ठीक है। यहाँ पे मैं उसको सबस्क्रिप्ट में लिख नहीं पाया, सो इट हैज टू बी रिटन लाइक दिस, ठीक है। इसको सबस्क्रिप्ट नीचे लिख लेते हैं, सबस्क्रिप्ट में लिख लेते हैं। तो यहाँ पे जो ये नंबर होता है 60, दिस एक्चुअली रिप्रेजेंट्स द नंबर ऑफ कार्बन एटम्स जिससे ये बना हुआ है। फाइन, अगर आप यहाँ डायग्राम को अच्छे से देखोगे, आप देखोगे एक तो ये है 5 मेंबर्ड रिंग है ना, एक 5 मेंबर्ड रिंग है, और उसी के साथ 6 मेंबर्ड रिंग है, यानी एक हेक्सागन है और एक पेंटागन है, ठीक है। तो इसमें दो टाइप्स की रिंग्स हैं, दो टाइप्स की रिंग्स हैं, एक है 6 मेंबर्ड रिंग और दूसरी 5 मेंबर्ड रिंग है, ठीक है। तो बकमिलस्टर फ्लोरीन में दो काइंड्स ऑफ रिंग्स पाई जाती हैं, ठीक है। 6 मेंबर्ड रिंग्स, अगर C60 की बात करें तो 6 मेंबर्ड रिंग्स कितनी है, 20 इन नंबर, और अगर 5 मेंबर्ड रिंग्स की बात करें तो आपके पास वो 12 इन नंबर होती है। अगर आप इन सबको ऐड कर लोगे तो आपको 60 बराबर आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट देख लेते हैं जो आपका C60 है। हाँ, अब ये है कि इसको बकमिलस्टर फ्लोरीन जो है ये नाम क्यों दिया गया था, इसलिए दिया गया था क्योंकि ये डोम्स जो बनाए थे किसने, एक आर्किटेक्ट है, उनका नाम था बकमिलस्टर फ्लोरीन, ठीक है, रॉबर्ट बकमिलस्टर फुलर। वो डोम्स बनाते थे इस शेप के, ठीक है, ही यूज्ड टू डिजाइन डोम्स इन दिस शेप। तो क्योंकि इस स्ट्रक्चर का रिजेम्बलेंस जो है वो, अगर डोम नहीं पता है तो अगर आपने हजरत बल देखा होगा तो उसके ऊपर डोम है, ताजमहल देखा होगा दैट आल्सो हैज अ डोम एट इट्स टॉप, सो उसी जो गुंबद जैसा होता है ना ऊपर, दैट इज कॉल्ड एज डोम। तो आपके पास जो स्ट्रक्चर इसका है दैट रिजेंबल्ड द एग्जैक्टली लाइक अ डोम व्हिच वाज बिल्ट बाय द आर्किटेक्ट रॉबर्ट बकमिलस्टर फुलर, तो उसकी वजह से इसका नाम भी पड़ गया एज फ्लोरीन्स, ठीक है। तो डिफरेंट काइंड ऑफ फ्लोरीन्स के पिक्स आप देख सकते हो, जैसे C20 मैंने आपको बताया था, 60 से नीचे वाले भी कंसिडर किए गए थे, ठीक है। तो ये उसकी कुछ एग्जाम्पल्स हैं। आगे चलते हैं। सो वर्सटाइल नेचर ऑफ कार्बन, ठीक है। तो क्या अभी तक हमने देखा कि कार्बन की जो है वो काफी बाकी एलिमेंट से काफी डिफरेंट प्रॉपर्टीज रही हैं। तो अब कुछ देख लेते हैं वो वाले वजह है जिसकी वजह से कार्बन का एक थोड़ा वर्सटाइल नेचर बन जाता है। पहली बार जो हमने कहा था दैट वाज प्रॉपर्टी ऑफ कैटनेशन। फिर से अगर मैं आपको याद दिलाऊं तो फॉर्मेशन ऑफ लॉन्ग चेन्स, ठीक है, जो डिफरेंट लॉन्ग चेन्स फॉर्म कर लेता है कार्बन, ठीक है, इसको आप बोल देते हो प्रॉपर्टी ऑफ कैटनेशन, ठीक है। आप इसकी प्रॉपर डेफिनेशन भी पढ़ सकते हो, कोई इशू नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट देख लेते हैं टेट्रावैलेंसी। टेट्रावैलेंसी मैंने आपको समझाया था, ठीक है, कि 4 इलेक्ट्रॉन, क्योंकि इसके वैलेंस शेल में यानी सबसे लास्ट की शेल में 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं, देयरफॉर इट इज टेट्रावैलेंट इन नेचर, ठीक है। नेक्स्ट आप देख लोगे टेंडेंसी टू फॉर्म मल्टीपल बॉन्ड्स, ठीक है, एक बॉन्ड तो नहीं बनाता है, दो तो नहीं बनाता है, 4 बॉन्ड्स बनाता है, ठीक है, एक से भले 4, इन शॉर्ट। ओके, आइसोमेरिज्म वेरी इंपॉर्टेंट फिनोमेना, ठीक है, इससे क्वेश्चंस आते रहते हैं, ठीक है, सो बी वेरी वेरी ऑफ दिस थिंग। अब आइसोमेरिज्म में क्या होता है, दीज आर बेसिकली द कंपाउंड्स जिनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला तो सेम है लेकिन स्ट्रक्चर्स डिफरेंट है, ठीक है। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला इनका सेम होता है और स्ट्रक्चर्स डिफरेंट होते हैं। आगे हम एग्जांपल्स देखेंगे नेक्स्ट स्लाइड्स में इनकी, ठीक है। सो फर्स्ट विल डिस्कस अबाउट कैटनेशन। अभी देखो कैटनेशन में पहले मैंने बताया था कि क्या होता है, चेन्स फॉर्म होती हैं, ठीक है, वी फॉर्म लॉन्ग चेन्स। अब किस किस टाइप की चेन्स फॉर्म होती है, मेन इंपॉर्टेंट 3 तरह की चेन्स फॉर्म होती है। आप यहाँ पे देख सकते हो स्ट्रेन चेन है ना, स्ट्रेट चेन, बिल्कुल कोई भी ब्रांचिंग नहीं हो रही है ना, सीधा सीधा जा रहा है, बिल्कुल एक रेलवे ना, एक रेलगाड़ी की तरह बिल्कुल सीधा जा रहा है, ठीक है। तो ब्रांच्ड, अब यहाँ पे तो पहले तो यहाँ से तो सीधे जा रहे थे, यहाँ पे ब्रांच हो गया, ठीक है, एक्स्ट्रा आ गया, यहाँ पे ब्रांच निकाल लो एक, ठीक है।
दूसरा हो गया क्लोज्ड, क्लोज सर्कुलर होता है, ठीक है, या तो सर्कुलर हो सकता है, सर्कुलर भी हो सकता है, जैसे बकमिनिस्टर फ्लोरीन में था। दूसरा स्ट्रेट चेन स्ट्रक्चर्स होंगे, जैसे अगर आप ये देखोगे ट्रायंगुलर है, इसको आप ये देखोगे यहाँ पे, ठीक है, 4 कार्बन एटम्स हैं जो क्लोज्ड हैं आपस में, है ना, एक क्लोज स्ट्रक्चर बना रहे हैं। एक होता है ओपन, ये ओपन चेन है ना, अगर आप एक लाइन देखोगे वो तो ओपन फिगर, ये एक ओपन फिगर है अगर देखें, ठीक है, या अगर ऐसे में बनाऊं ये 3 तो ये ओपन फिगर बन जाएंगे, ठीक है। लेकिन अगर मैं एक स्क्वायर बनाऊंगा या एक रेक्टेंगल बनाऊं मैं, ठीक है, इफ आई मेक अ रेक्टेंगल, दीज आर क्लोज्ड फिगर्स, तो ये क्या बन जाते हैं, दीज बिकम योर क्लोज्ड फिगर्स, है ना, ठीक। तो इसमें आपको बस ये ख्याल रखना है कि ओपन चेन कौन सा है और क्लोज चेन कौन सा है, ठीक है। अब जहां पे आपको लगेगा कि सारे जो है मतलब ये सर्कुलर हो रहा है, एक से स्टार्ट करोगे फिर आप वापस उस पे पहुंचोगे, तो क्लोज्ड दैट बिकम्स अ क्लोज चेन, ठीक है। अभी डिफरेंट एग्जांपल्स देख लोगे, अगर आप 3 कार्बन एटम्स यानी क्लोज चेन का देखोगे तो आपका एग्जांपल साइक्लोप्रोपेन आ जाएगा इधर पे। नेमिंग पे फिलहाल ध्यान मत दो, हमें आगे पढ़ना ही है नेमिंग कैसे करनी होती है कार्बन कंपाउंड्स की, ठीक है, वो एक अलग टॉपिक है, वो हमें स्लाइड्स में आगे पढ़ना है, ठीक है। फिलहाल आप कॉन्सेंट्रेट करो कि जस्ट एग्जाम्पल्स में कैसे दिखाया जाता है। इथेन एक ओपन ब्रांच स्ट्रक्चर है, ठीक है, सॉरी ओपन स्ट्रक्चर है, ब्रांच नहीं है। यहाँ पे आप देख रहे हो कि ब्रांचिंग हो रही है, ये भी परफेक्ट ब्रांचिंग नहीं होगी, परफेक्ट ब्रांचिंग आपकी ये होगी, ठीक है। यहाँ पे CH3 होगा, इसमें भी CH3 हो जाएगा, इसमें भी आपका 3 आ जाएगा, और यहाँ पे 3 और इसको एक की कमी है तो यहाँ पे H आ जाएगा, तो ये एक ब्रांच्ड स्ट्रक्चर बन जाता है, ठीक है। C4 यहाँ पे 3, हाँ C4H10, ठीक है, ये एक ब्रांच स्ट्रक्चर होगा। ये आप ब्रांच स्ट्रक्चर कंसिडर नहीं करना, ये वाला ब्रांच स्ट्रक्चर आप बना लोगे, फाइन। आगे चलते हैं। सो दिस वाज ऑल अबाउट कैटेनेशन, डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रॉपर्टी, डिफरेंट टाइप्स ऑफ चेन्स जो बनाई जा सकती हैं, ठीक है, ये आप याद रखना जरूरी है। नेक्स्ट आप देखोगे आइसोमेरिज्म, पहले ही मैंने बताया आइसोमेरिज्म क्या होता है। फॉर्मूला तो सेम है, आपकी फॉर्मूला सबके लिए सेम है, लेकिन इसका जो स्ट्रक्चर है वो डिफरेंट है, ठीक है, या कंपाउंड्स हैविंग सेम फॉर्मूला बट डिफरेंट स्ट्रक्चर्स। ये ले लो एग्जाम्पल, यहाँ पे देखो, यहाँ पे एग्जाम्पल फॉर्मूला में क्या था, फॉर्मूला वाज C2H6O, कार्बन आटम 2 है, हाइड्रोजन आटम 6 है, ऑक्सीजन आटम 1 है। जरा यहाँ पे देख लो, इसमें भी वही है, ये देख लो आपके 3 4 और 5 और 6, आगे आपके हाइड्रोजन 6, आपका ऑक्सीजन 1 है, कार्बन 2 है, ठीक है, ये आपका एक स्ट्रक्चर बनता है, दिस इज कॉल्ड एज एथेनॉल। नेमिंग कैसे करनी है मैंने अभी बताया, आप उस पर ध्यान नहीं दो, ठीक है, वो हमें आगे के स्लाइड्स में पढ़ना है, वो मैं आपको समझा दूंगा कैसे होता है। फिलहाल आप सिर्फ इस पे ध्यान दो कि अभी कितने एटम्स इसमें हैं और कैसा स्ट्रक्चर बन रहा है, ठीक है। दूसरा देख लो आप, यहाँ पे 3 हाइड्रोजन आ गए, ठीक है, यहाँ पे भी 3 आ गए, 6 हाइड्रोजन, और ऑक्सीजन 1 आ गया, ठीक है, 1 ऑक्सीजन भी आ गया, और कार्बन एटम्स भी 2 आ गए। तो यहाँ पे आप दो चीजें देख रहे हो, इनका जो फॉर्मूला है वो सेम है, दैट इज C2H6O, लेकिन स्ट्रक्चर डिफरेंट है। देखो यहाँ पे ऑक्सीजन एटम कहाँ पे है, ऑन वन ऑफ द साइड्स, ठीक है, ये अल्कोहल ग्रुप बन जाता है, लेकिन अगर इसको आप बीच में डाल दोगे ऑक्सीजन को तो ये मिथाइल ईथर बन जाता है, ठीक है, डाइमिथाइल ईथर बन जाएगा, ठीक है, ये ईथर अलग से फंक्शनल ग्रुप आता है, ROR इसका, चलो खैर ये हम आगे डिस्कस करेंगे, तो फिलहाल आप इस पे रहने दो। इसी तरीके से नेक्स्ट एग्जांपल आपका आता है C3H8O, आप इसको देख सकते हो, एक बार इसको अच्छे से देख लो, ठीक है, अगर आप अच्छे से वीडियो पॉज करके देख लो इसको, आप देखोगे कि हाइड्रोजन एटम्स जो हैं वो बराबर आते हैं, ठीक है। ये आपके लिए असाइनमेंट है, ये आप देख लो, ठीक है, दिस इज योर असाइनमेंट। वीडियो पॉज करके इसको देख लो कि सारे बराबर आ रहे हैं कि नहीं, ठीक है। तो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स विल डिस्कस इन द नेक्स्ट वीडियो, टेक केयर।